वेलकम टू यूनिक एग्री क्लासेस। यूनिक एग्री क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी बोर्ड की जो एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। उसी एग्जाम को और हमने बेहतर बनाने के लिए, अधिक अंक आपको प्राप्त हो उसके लिए हम एग्रीकल्चर के चैप्टर नंबर 5 ड्राई फार्मिंग यानी शुष्क खेती वाले चैप्टर से कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपकी एग्जाम में रूबरू छपने वाले हैं। आपके जो अंक है यानी परसेंटेज है जरूर ही इसमें जरूर इंक्रीज होगी। तो अपन बिना किसी देरी के चालू स्टार्ट करते हैं अपने से सेशन। ये जो अपना सेशन है बोर्ड परीक्षा में छपने वाले सवाल एकदम, और ये जो अपनी एक क्लास होने वाली है ये एग्जाम डोज की तरह है, यानी ऐसी डोज जिससे आपकी परसेंटेज है अपने आप क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी, बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर जो अपना है उस 5 यानी 5th चैप्टर है, और उस 5वें चैप्टर में अपन बात करें जिसका नाम है शुष्क खेती यानी ड्राई फार्मिंग। ठीक है, उसमें वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन एक आएगा आधे नंबर का, रिक्त स्थान आएगा एक आधे नंबर का, और अति लघुरात्मक प्रश्न आएगा एक नंबर का। ऐसे मिला के कुल प्रश्नों की संख्या आएगी 3 और अंक भार कितना होगा 2। बहुत सिंपल सा है, सीधा सीधा सा देखना आपको, तो सिंपली देखना, याद हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। भारतीय कृषि को कहा जाता है मानसून का जुआ। ये तो अभी अद्वार्षिक की जो परीक्षा लगी थी बोर्ड में सेम का सेम ऐसा कैसा कुछ नहीं है। आगे, केंद्रीय बारानी कृषि अनुसंधान जो संस्थान है, या केंद्रीय बारानी कृषि अनुसंधान जो संस्थान है, अपना कहां पर है, हैदराबाद में स्थित है। ध्यान रखना, फर्स्ट ए कृषि जलवायु खंड का नाम क्या है, यानी आपको यह भी पता होना चाहिए भारत में या आईसीआर के द्वारा राजस्थान को 10 कृषि जलवायु खंड में विभाजित किया है। तो पहला है फर्स्ट ए, उसका नाम क्या है, शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। कौन सा है, शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। कौन कौन से क्षेत्र आते हैं इसमें देखें तो जो बाड़मेर वाला जो क्षेत्र है, इसके साथ में जो जोधपुर वाला जो क्षेत्र है वो क्षेत्र आता है इसके अंदर। अगला है हाइप यानी 5th जलवायु खंड का नाम क्या है, आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र। इसमें आता है कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़। ठीक है, ये क्षेत्र आते हैं इसके अंदर। आगे देखें तो भारत में जो शुद्ध कृषि क्षेत्र कितना है, यानी कुल क्षेत्र कृषि योग्य क्षेत्र कितना है, तो वो है 141 मिलियन हेक्टेयर। उसमें से खेती कितने में की जाती है, तो वो है 80 मिलियन। कौन सी खेती, बारानी या ड्राई फार्मिंग या ऐसी जो खेती है 141 में से 80 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल में की जाती है। इतना ही ध्यान नहीं, ये ध्यान रखना है जो भारत में कुल शुद्ध कृषि का कितना प्रतिशत क्षेत्र वर्षा पर आधारित या बारानी या असिंचित होता है, 58%, और लगभग 3/4 जो भाग है वो पशुधन इस पर क्या करता है, निर्भर करता है। और कुल उत्पादन का 40% जो उत्पादन होता है वो 58% या 80 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल से ही होता है। आगे देखें, ये जलवायु खंड के नाम आगे सभी के सभी। अगर देखें कि जो फर्स्ट बी है, फर्स्ट बी कृषि जलवायु खंड का नाम क्या है, तो सिंचित उत्तरी पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, जिसमें अपन बोलेंगे कि गंगानगर और हनुमानगढ़ ये दोनों क्षेत्र आते हैं। फर्स्ट सी जलवायु खंड का नाम क्या है, अति सूक्ष्म सिंचित क्षेत्र, यानी सबसे बड़ा है ये, लगभग 7.3 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल आता है इसके अंतर्गत, सबसे बड़ा। इसमें आता है जैसे सबसे बड़ा अपना जिला कौन सा है, तो इसमें आएगा जैसलमेर, बीकानेर, ये क्षेत्र सबसे मुख्य रूप से आते हैं इसके। सेकंड ए जलवायु खंड का नाम, तो अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र, इसमें आता है अपना कौन सा, शेखावाटी। कौन सा क्षेत्र आता है, शेखावाटी क्षेत्र आता है। शेखावाटी यानी सिक्कर, चूरू, झुंझुनू और कुछ भाग नागौर या लगभग नागौर भी आ जाता है इसमें। फर्स्ट बी जलवायु खंड का नाम, ये लूनी नदी का अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र आएगा। अगला थर्ड ए जलवायु खंड का नाम, आर्द्र शुष्क मैदानी क्षेत्र, जिसमें अपन बोलेंगे इसके अंतर्गत कौन आता है, जयपुर आता है, और कौन आता है, अजमेर। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो अपनी है ना वो किसमें आएगी, अजमेर, अजमेर। ठीक है, उसके बाद में सेकंड बी है
जलवायु खंड है उसका नाम क्या है, बाढ़ संभावित है पूर्वी मैदानी क्षेत्र, यानी अपन बोल सकते हैं अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, ये वाला जो क्षेत्र आता है ABCD वाला, ये किसमें बाढ़ संभावित पूर्वी मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। फोर्थ ए जलवायु खंड का नाम होता है अर्ध आधर दक्षिणी मैदानी या अरावली पहाड़ी क्षेत्र, जिसमें अपन बोल सकते हैं MPUT महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आती है, उदयपुर वाला क्षेत्र आता है इसमें। अगला आता है फोर्थ बी जलवायु खंड जो है उसके अंतर्गत इसका नाम क्या है, तो आधर दक्षिणी मैदानी क्षेत्र, सबसे छोटा, ध्यान रखना ये तो कौन सा था, फर्स्ट जी सबसे बड़ा और ये है सबसे छोटा। इसमें कौन आता है, इसमें झालावाड़ सॉरी बांसवाड़ा और डूंगरपुर, कौन आएगा, बांसवाड़ा और डूंगरपुर आता है इसके अंतर्गत। फिर कह रहा है शुष्क खेती कहाँ की जाती है, तो वहां उन क्षेत्रों में की जाती है जो कैसे क्षेत्र होते हैं, शुष्क व अर्ध शुष्क जो क्षेत्र होते हैं वहां पर ये क्या की जाती है, ड्राई फार्मिंग या शुष्क खेती की जाती है। आगे देखें अपन, जहां फसल उत्पादन के लिए पानी की उपलब्धता मुख्य समस्या हो वहां बिना सिंचाई की खेती क्या कहलाती है, ड्राई फार्मिंग। सीधी सी बात है, जहां पानी के स्रोत और साधन नहीं होते हैं या स्रोत नहीं होते, उन क्षेत्रों पर जो वर्षा आधारित जो खेती होती है वो कैसे कहलाएगी, ड्राई फार्मिंग। अगली एक और बोल सकते हैं, ऐसे क्षेत्र जहां वर्षा दर तो क्या हो कम और वाष्पीकरण दर क्या हो ज्यादा, ठीक है, या वाष्पोत्सर्जन दर क्या हो ज्यादा, ऐसे क्षेत्रों में जो खेती की जाती है वो कौन सी होगी, शुष्क खेती होगी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान। ये तो वैसे पता, राजस्थान में कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत भाग वर्षा पर आधारित है, तो भाई साहब 70% भाग वर्षा पर आधारित है राजस्थान में सबसे ज्यादा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ है, नई दिल्ली, ICAR के बारे में, ठीक है। ICAR के अनुसार कृषि जलवायु खंड कितने हैं राजस्थान में, ये किसकी बात कर रहा है, राजस्थान की। तो राजस्थान में कितने कृषि जलवायु खंड है, 10 के बारे में अपन ने डिटेल से पहले ही देख लिया। बिना सिंचाई के वर्षा आधारित कृषि को क्या कहते हैं, असिंचित या बारानी खेती कहते हैं। बारानी खेती किन क्षेत्रों में की जाती है, दोबारा आ गया, आधर और अर्ध आधर क्षेत्रों में। शुष्क कृषि क्षेत्रों में वर्षा व वाष्पीकरण की तुलना की मात्रा होती है ऋणात्मक। मैंने ये बात यानी ड्राई फार्मिंग जहां पर ही होगी वहां पर वर्षा दर तो क्या होती है कम और वाष्पीकरण दर क्या होगी ज्यादा, यही बात कह रहा है। ये कह रहा है कि वर्षा और वाष्पीकरण की तुलना में मात्रात्मक होती है ऋणात्मक, यानी कम होती है, वर्षा क्या होगी कम होती है, और जो वाष्पीकरण दर है वो क्या होगी ज्यादा, यानी पानी भाप बन के तो ज्यादा उड़ेगा परंतु बूंदों के रूप में नीचे बहुत ही कम आएगा। पश्चिमी जो भाग है राजस्थान का वहां पर औसत वर्षा कितनी होती है, तो 100 से 300 mm। पूर्वी भाग में कितनी होती है, लगभग 500 से 1000 mm होती है। और राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा पूछे तो 575 mm, ठीक है, या 57.1 सेमी। आगे या आगे राजस्थान की औसत वर्षा कितनी होती है, 57 व 575.1 mm। राजस्थान में मानसून कितने दिन का रहता है, 40 से 80 दिन का रहता है, जो जून में या जुलाई में शुरुआत करता है और सितंबर तक पूरा क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। राजस्थान में कौन सा सर्वाधिक मृदाएं होती है, रेतीली या बलुई मृदा सर्वाधिक पाई जाती है। बलुई या रेतीली मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा कितनी होती है, 0.5 होती है। बाजरे की शुष्क या ड्राई फार्मिंग के लिए कौन कौन सी वेरायटी इंपोर्टेंट होती है, MH 169, RHB 173 और RHB 177। माही कंचन और माही धवल किसकी वेरायटी आपको पता होनी चाहिए। मक्का कहां से निकाली गई है, बांसवाड़ा से निकाली गई है। अगर वो आपसे पूछे माही सुगंधा ये किसकी है, ये भी वहां से निकाली गई है, ये चावल की है यानी धान की। किसकी है, धान की। T9 और बरखा किसकी है, उड़द की है। जड़िया और जवाला RMO 40 ये किसकी है, मोट की है, ठीक है। वर्षा पोषित मक्का के बीजों को बुआई से पूर्व किसके घोल से उपचारित करने से जो अंकुरण होता है अपना, क्या होता है, अंकुरण जो होता है वो अच्छे से हो पाए, जल्दी हो पाए और सूखा सहन करने की क्षमता बढ़े, तो वो होती है थायो यूरिया 0.1%। ये कह रहा है थायो यूरिया के 0.1% घोल से मक्का के बीजों को उपचारित करेंगे तो वो सूखा सहन करने की क्षमता हो जाएगी और बीज जल्दी क्या हो जाता है, अंकुरित होता है। आगे अगली स्लाइड में अपन देखते हैं कि शुष्क क्षेत्रों में बीज दर हमेशा रखनी चाहिए, तो वो रखनी चाहिए 10 से 15% अधिक। क्यों रखनी चाहिए भाई, आपको पता है वहां पे पानी की कमी है,
नमी कम है तो बीज अंकुरित नहीं हो पाएंगे। तो बीजों को अंकुरित होने के लिए अपन ज्यादा मात्रा में बीज डाले, क्या पता कुछ नहीं उगे, तो जिनको ज्यादा डालेंगे तो वो अपने आप बराबर मात्रा हो जाएगी। इस कारण 10 से 15% अधिक मात्रा डाली जाए। दलहनी फसलों में बीजों को उपचारित करते हैं राइजोबियम कल्चर से। ये तो अपन ने जो पीछे वाला जो चैप्टर अभी पढ़ा था, यानी कल जो पढ़ा था जो जैविक कृषि, उसमें आया था पूरा का पूरा। अगला कह रहा है कि फलीदार पौधों द्वारा मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है कितना, लगभग 20 से 30 केजी प्रति हेक्टेयर होता है। दलहनी फसलों की कटाई के बाद मृदा में नाइट्रोजन कितनी रहती है, लगभग 20 से 60 केजी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मृदा में नाइट्रोजन रहती है। एक ही ऋतु में एक ही खेत में 2 या 2 से अधिक फसलों को उगाना क्या कहलाता है, मिश्रित फसल। इसमें ध्यान रखना R/P दूरी कोई फिक्स नहीं है, बीजों को मिलाकर बो रहे हैं तो इस कारण वो क्या कह रहे हैं, मिश्रित फसल कहलाए। परंतु एक ही ऋतु में एक ही खेत में 2 या 2 से अधिक फसलों को कतारों में बोना क्या कहलाता है, अंतःशस्य खेती, इंटरक्रॉपिंग कहलाती है। ये भी अच्छे से ध्यान में रखना। भारत में किस प्रकार की अंतःशस्य खेती प्रचलित है, तो धनात्मक क्रम की। नारियल के पूर्ण विकास में जो समय लगता है वो कितना लगता है, 3 से 4 वर्ष लगता है। केंद्रीय बारानी फसल अनुसंधान संस्थान, ये इंपोर्टेंट है, केंद्रीय बागवानी फसल अनुसंधान संस्थान, यह कासरगोड केरल में। ऑप्शन टाइप में क्वेश्चन ये आ सकता है, केंद्रीय बागवानी फसल अनुसंधान संस्थान कासरगोड कहां पर है, केरल में। अच्छे से ध्यान में रखें। अगली अपन बात करें, मृदा को तैयार करने के लिए भूमि में फसलों की वृद्धि के लिए अनुकूलित भौतिक परिस्थितियां पैदा करना क्या कहलाता है, भूपृष्ठकण। या सिंपल सी परिभाषा, ऐसा याद नहीं रखो कि फसल बुआई से लेकर कटाई तक की जाने वाली सभी अंतःशस्य क्रियाएं क्या कहलाएंगी, भूपृष्ठकण, टिलेज कहलाती है। अब देखो टिलेज जो शब्द है वो कौन से वैज्ञानिक द्वारा दिया गया था, ठीक है, कौन से वैज्ञानिक के आधार दिया गया था, तो जेंथ्रोटूल द्वारा 1971 में। और जेंथ्रोटूल ने एक और शब्द दिया था, वीड, कौन सा, वीड यानी खरपतवार शब्द इसके द्वारा दिया गया। भूपृष्ठकण का मुख्य उद्देश्य मृदा की भौतिक दशा में सुधार करना, और वो अपना क्या करना था, मृदा की वपन योग्यता बढ़ाना। भौतिक दशा में हमेशा सुधार होना यानी मृदा की वपन योग्यता बढ़ाना होता है। बीज बोने से पूर्व भूमि पर की जाने वाली क्रियाएं कहलाती हैं प्राथमिक भूपृष्ठकण। अब देखो भूपृष्ठकण अपन बोला कि फसल बुआई से लेकर कर कटाई तक जितनी भी क्रिया करेंगे वो भूपृष्ठकण कर, परंतु अगर बीज बोबा से पहले आप जितनी भी अंतःशस्य क्रियाएं करांगा या जितनी भी क्रियाएं करते हैं वो तो प्राथमिक, और बीज बुआई से लेकर, ठीक है, बीज बो दिया उससे लेकर कटाई तक जितनी भी कृषि क्रियाएं करेंगे वो सारी की सारी द्वितीयक भूपृष्ठकण कहलाती है। वो सारी की देखो खेत में बीज बुआई के बाद में की जाने वाली कृषि क्रियाएं क्या कहलाती है, द्वितीयक भूपृष्ठकण कहलाती है। अगला, न्यूनतम भूपृष्ठकण का प्रतिपादन किसके तहत किया गया था, तो न्यूनतम भूपृष्ठकण कम किया हुआ भूपृष्ठकण कहलाता है, ठीक है, कम किया हुआ भूपृष्ठकण कहलाता है। अगला, CTIC का पूरा नाम, तो द कंजर्वेशन टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये 1993 में अमेरिका में चालू किया गया। गीला भूपृष्ठकण करते हैं जलीय व अर्धजलीय क्षेत्रों में। खेत में जुताई करेंगे, हल्की जुताई हमेशा 5 से 6 सेमी गहराई पर करेंगे, मध्यम जुताई हमेशा 15 सेमी गहराई पर की जाएगी, और गहरी जुताई हमेशा लगभग 20 से 25 सेमी गहराई पर की जाएगी। ये भी मोस्ट है, ध्यान रखना। अगर हल्की पूछे तो 5 से 6, मध्यम पूछे तो 15, और अधिक पूछे या गहरी पूछे तो 25 से 30 ठीक है। अगला, संभावित प्रश्न कौन कौन से आएंगे, संभावित प्रश्न कौन कौन सा है इस चैप्टर से, सूक्ष्म खेती की परिभाषा, फसल चक्र को परिभाषित कीजिए, निश्चित समय में निश्चित क्षेत्र पर फसलों को अदल बदल कर बोना, हेर फेर कर बोना क्या कहलाता है, फसल चक्र कहलाता है। आगे, मिश्रित फसल को परिभाषित कीजिए। मैंने बोला एक निश्चित क्षेत्रफल पर निश्चित समय के लिए 2 या 2 से फसलों के बीजों को मिलाकर बोना, मिश्रित कर। वपन योग्यता, मृदा की भौतिक दशा में सुधार करना, मतलब मृदा के वपन योग्यता में सुधार होना। फसल चक्र के कोई 3 लाभ है, फसल चक्र के 3 लाभ, मृदा की उर्वरक क्षमता बढ़ती है, अनावश्यक खरपतवारों का कम होता है, ठीक है, अपन बोल सकते हैं उपज अधिक प्राप्त होती है, मृदा में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण या नाइट्रोजन की मात्रा बनी रहती है, पोषक तत्वों की संतुलनता बनी रहती है,
सूक्ष्म कृषि में नमी संरक्षण के सिद्धांत। ठीक है। अगला मिश्रित फसल व अंतःसस्य खेती में, मिश्रित फसल इसमें मिलाकर बोएंगे, इसमें अलग अलग पंक्तियों में बोया जाता है। भूप्रेषण के उद्देश्य पर टिप्पणी कीजिए। भूप्रेषण के क्या क्या उद्देश्य होते हैं, उनको करने से क्या फायदा होता है, वो सारे के सारे क्या आते हैं, इसके उद्देश्य आते हैं। तो ये सारे ये हो गए। तो ये है संभावित ट्यूशन आने की पूरी पूरी संभावना। और हेरो और कल्टीवेटर के प्रमुख कार्य, हेरो क्या करता है, कल्टीवेटर क्या करता है, ये न्यूनतम भूप्रेषण व संरक्षण भूप्रेषण को परिभाषित कीजिए। सूक्ष्म खेती के लिए मूंग मोट की दो दो किस्मों का, अभी अपन ने पढ़ा है किस्मों के बारे में, वो सारा का सारा। अविराम अंतःसस्य खेती को परिभाषित कीजिए। इसको अपन पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा है भी ये थोड़ा इंपॉर्टेंट, क्या पता आ जाए। अविराम में अपन क्या बोलते हैं, अविराम में क्या होता है कि इसमें एक वर्ष में अपन कम से कम 4 फसलों को लेंगे। जैसे एक फसल अपन ने बोई जनवरी में, कब बोई, जनवरी में बोई, और मान लो अप्रैल में अपन इसको काट रहे, ठीक है, ये होगी पहली फसल, यानी क्रॉप नंबर फर्स्ट। दूसरी की बुआई अपन क्या करेंगे, अप्रैल से पहले ही कर देंगे, यानी मार्च में ही कर देंगे। कब कर देंगे, मार्च में ही कर देंगे। और उसकी कटाई मान लो अपन करते हैं जुलाई में, कब करें, जुलाई। यह होगी क्रॉप नंबर सेकंड। तीसरी वाले में क्या करें, तीसरी फसल में कि अपन बुआई तो उसकी कब कर देंगे, जून में कर देंगे, यानी उसकी कटाई से पहले ही उसकी बुआई कर देंगे। और इसकी मान लो कटाई जो की जाएगी वो अक्टूबर महीने में की जाएगी। ये है क्रॉप नंबर 3। और क्रॉप नंबर 4 उसकी बुआई तो अपन कर देंगे सितंबर में ही, और उसकी कटाई करें अपन क्या, दिसंबर में करें। कब करें, दिसंबर में। इस तरह से ये क्रॉप नंबर कौन सी होगी, 4 हो गई। इस तरह से अपन अविराम खेती के अंतर्गत एक वर्ष में लगभग 4 फसल ले सकते हैं। ठीक है, वो अपनी इस तरह की खेती करना क्या कहलाता है, अविराम खेती कहलाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपका ये जो क्लास थी वो आपको समझ में आई होगी, और इस चैप्टर से बाहर आपका कुछ नहीं जाने वाला, जो भी आएंगे लगभग इससे ही आने वाले हैं। अगर ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी है, बेहतर लगी है, तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और आप भी इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।